नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पिछले क्लास में हम अपनी बॉडी के उन सिगरेट ब्लॉक्स के बारे में बात किया था जिनसे हम सब बने हैं, जिसे सेल कहते हैं। आज हम कोशिका के अंदर की दुनिया की सैर करेंगे। जैसे हमारे शरीर के अलग अलग अंग काम करते हैं, वैसे ही कोशिका के अंदर भी छोटे छोटे अंगक होते हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। तो इन कोशिका अंगक को हम आज के क्लास में एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसे कोशिका का ऊर्जाघर कहा जाता है। यह श्वसन के माध्यम से एटीपी के रूप में ऊर्जा पैदा करता है। यह कोशिका द्रव्य में अंडाकार या रॉड की आकृति की पाए जाने वाली छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। ये 0.5 से 2.0 पीयूएम तक चौड़ी होती है तथा इसे कोशिका का शक्ति ग्रह मतलब पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा एटीपी का मतलब एडिनो ट्राइफॉस्फेट का निर्माण एवं संग्रह होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी परत आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एवं आंतरिक परत इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहलाती है। अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया आंतरिक सतह पर बनती है, जिसे क्रिस्टी कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य ग्लूकोज का उपापचय, एटीपी का निर्माण एवं संग्रहण करना, कोशिका द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में संग्रहित एटीपी का विघटन कर ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। यह एमिनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण करते हैं। एमिनो एसिड प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है। इसके आगे बात करते हैं राइबोसोम्स। तो ये प्रोटीन की फैक्ट्रियां हैं। इनका मुख्य काम प्रोटीन बनाना है तथा यह कोशिका द्रव्य में तैरते हुए या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपके हुए पाए जाते हैं। राइबोसोम की खोज की बात करें तो रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने सबसे पहले राइबोसोम को पादप कोशिकाओं में देखा, मतलब पेड़ के कोशिकाओं में देखा। ये कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाली प्रोटीन की बनी हुई छोटी छोटी संरचनाएं हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया से छोटी एवं गुच्छे के रूप में होती हैं, जिन्हें पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम नाम से जाना जाता है। राइबोसोम पर झिल्ली मेम्ब्रेन नहीं होती है। राइबोसोम प्रोटीन 35% एवं राइबोन्यूक्लिक अम्ल 65% से मिलकर बना होता है। इसके अंदर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होती है, जिसका मुख्य कार्य प्रोटीन का निर्माण करना है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री या सेल इंजन भी कहा जाता है। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहरी आवरण पर भी पाए जाते हैं। इसके आगे देखते हैं अंतःप्रद्रव्यी जलिका की बात करें, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका शॉर्ट फॉर्म ईआर होता है। तो यह दो प्रकार की होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं रॉक्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो यह लिपिड मतलब वसा बनाती है। रॉक्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो यह प्रोटीन बनाने का काम करती है। तो इसको हमने स्ट्रक्चर में देखा। अब आगे बात करते हैं। तो चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जलिका स्मूथ ईआर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी भित्ति चिकनी होती है। यह नलिकाकार संरचना में पाई जाती है। इसकी भित्ति पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। यह वसीय पदार्थ तथा स्टेरॉयड हार्मोन का संश्लेषण करती है, जैसे लीवर सेल पेशियों में रेटिनल कोशिकाएं। आगे बात करें खुरदरी अंतःप्रद्रव्यी जलिका रॉक्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी भित्ति खुरदरी होती है।
यह अष्टर्नी के रूप में पाई जाती है। इसकी भित्ति पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं तथा यह प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है, जैसे गोल्बेट सेल, सेक्रेटरी सेल। तो हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रोक्त एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है उसको देख लेते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इसकी भित्ति चिकनी होती है, नलिकाकार संरचना एवं भित्ति पर राइबोसोम उपस्थित होता है। और रोक्त एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इसकी भित्ति खुरदरी होती है, अष्टर्नी के रूप में पाई जाती है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नलिकाकार संरचना एवं भित्ति पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वसीय पदार्थ तथा स्टेरॉइड हार्मोन का संश्लेषण होता है, जबकि रोक्त एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भित्ति पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें जैसे लीवर सेल पेशियों में रेटिनल कोशिकाएं, और रोक्त एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एग्जाम्पल की बात करें तो गोल्बेट सेल एवं सेक्रेटरी सेल, जिसमें प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है। आगे बात करें तो गाल्जी उपकरण, गाल्जी अपैरेटस, तो इसका काम प्रोटीन को पैक करना और उन्हें उसके सही स्थान तक पहुंचाना है। इसे कोशिका का पोस्ट ऑफिस या डिलीवरी सेंटर कहा जाता है। तो इसको हम समझते हैं। यह साइटोप्लाज्म में केंद्रक के समीप पाई जाने वाली एक सूक्ष्म नलिकाकार झिल्लीनुमा संरचना होती है। इसका भौतिक एवं क्रियात्मक रूप से अंतःद्रव्यी जालिका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंध होता है। यह चिपटी परतों में पाया जाता है। इसमें धागे के समान कई अति सूक्ष्म लघु कोश होते हैं। इन लघु कोशों में कोशिका का स्रावी उत्पादन एकत्रित होता है। यह उन कोशिकाओं में अधिक पाया जाता है जिनमें पदार्थ का उत्पादन एवं स्राव होता है। इसके आगे बात करें, प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी में आता है, जहां मेम्ब्रेन बोन वेसल बनते हैं, जिसे सेक्रेटरी ग्लैंड्स कहते हैं। यह कोशिका में एक्सपोर्ट होते हैं तथा यह वेसल सेल में जमा रहता है एवं आवश्यकता पड़ने पर कोशिका झिल्ली के माध्यम से आवश्यक प्रोटीन, लिपिड का पैकिंग एवं परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन करने में मदद करता है। इसलिए इसे कोशिका का पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है। गोल्जी बॉडी लाल रक्त कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। गोल्जी उपकरण के कार्य की बात करें तो अग्नाशय रस एवं श्लेष्मा का स्राव करना, लाइसोसोम का निर्माण करना, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा हार्मोन का स्राव करना। गाल्जी उपकरण के बाद बात करते हैं लाइसोसोम। तो इन्हें आत्मघाती थैली कहा जाता है। इसमें पाचन एंजाइम होते हैं जो कचरे और बाहरी कणों को नष्ट कर देते हैं। तो इसको हम अच्छे से समझते हैं। ये गाल्जी उपकरण द्वारा निर्मित झिल्ली नुमा गिले होते हैं। इसकी संरचना अंडाकार या गोलाकार थैली के समान होती है। श्वेत रक्त कणिकाओं में पाए जाने वाले लाइसोसोम में एंजाइम पाए जाते हैं। मतलब WBC व्हाइट ब्लड सेल में पाए जाने वाले लाइसोसोम में एंजाइम पाए जाते हैं जो बाहरी पदार्थ एवं जीवाणुओं को पचाने का कार्य करते हैं। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के बड़े अणुओं को तोड़ने में सहायक होते हैं, जो बाद में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ऑक्सीकृत होते हैं। आगे बात करें तो यह विशेष परिस्थितियों में अपने अंतःद्रव्यी पदार्थ को भी पचा जाते हैं। इसलिए इन्हें आत्मघाती या सुसाइडल बैग कहा जाता है। जैसा कि हमने बात किया कि इन्हें आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। तो इसे आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है?
क्योंकि यह अंतः द्रव्य पदार्थ को भी पचा लेते हैं, इसलिए इन्हें आत्मघाती थैली कहा जाता है। लाइसोसोम के कार्य की बात करें तो यह हमारे एग्ज़ाम के फर्स्ट ईयर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि लाइसोसोम के कार्य क्या हैं। तो इसका आंसर है अंतःकोशिकीय पाचन, भक्षण, स्वविघटन, ऑटोफेगी तथा निषेचन में सहायता। तो हम इन पांचों को एक एक करके समझ लेते हैं ताकि इसे एग्ज़ाम में लिखने में हमें परेशानी ना हो। ऐसे तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, लेकिन इसके कार्य इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो लाइसोसोम का सबसे पहला कार्य है अंतःकोशिकीय पाचन। लाइसोसोम का सबसे प्राथमिक कार्य कोशिका के भीतर आने वाले भोजन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड का पाचन करना है। इनमें लगभग 40 प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल अणुओं में तोड़ देते हैं। इसके आगे बात करें तो भक्षण मतलब बाहरी पदार्थों का रक्षा। जब कोई बाहरी हानिकारक पदार्थ जैसे बैक्टीरिया या वायरस कोशिका पर हमला करते हैं तो लाइसोसोम इसे घेर कर नष्ट कर देता है। यह शरीर की प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके आगे बात करें स्वविघटन। यदि कोई कोशिका पूरी तरह से क्षतिग्रस्त या बीमार हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और उनके एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पचा लेते हैं। इसी कारण से इसे सुसाइडल बैग कहा जाता है। अब यह प्रक्रिया क्यों ज़रूरी है? तो यह प्रक्रिया शरीर के विकास और पुरानी कोशिकाओं को हटाने के लिए ज़रूरी है। इसके आगे बात करें तो ऑटोफेगी मतलब मृत अंगों की सफाई। कोशिका के भीतर जो अंग पुराने हो जाते हैं या ठीक से काम नहीं करते, जैसे पुराने माइटोकॉन्ड्रिया, तो लाइसोसोम उन्हें पचाकर कोशिकाओं को साफ रखता है। इसे कोशिका का सफाई कर्मचारी भी कहा जाता है। इसके आगे बात करें तो निषेचन में सहायता, हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। शुक्राणु मतलब स्पर्म के अगले भाग में लाइसोसोम जैसे एंजाइम होते हैं जो अंडे मतलब ओवम की बाहरी परत को गलाने में मदद करते हैं, जिससे निषेचन संभव हो पाता है। अब इसके आगे बात करें तो तारक कार्य। सेंट्रोसोम की बात करें तो ये मुख्य रूप से जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं और कोशिका विभाजन मतलब सेल डिवीजन में मदद करते हैं। सेंट्रोसोम अपने सेंट्रियोल्स द्वारा कोशिका विभाजन में भाग लेता है। इसकी आकृति छड़ के समान होती है। यह तंतुओं या धागे के समान चारों तरफ निकली हुई संरचना से घिरी हुई होती है, जिन्हें सेंट्रियोल कहा जाता है। सेंट्रोसोम के कार्य की बात करें, विभाजन के समय सेंट्रियोल द्वारा वक्र तंतुओं का विभाजन होते हैं। सेंट्रियोल द्वारा रोम मतलब सीलिया एवं फ्लैगेला की आधार कणिका का निर्माण किया जाता है। इसके आगे बात करें माइक्रोट्यूबुल्स एवं माइक्रोफिलामेंट्स। ये दोनों मिलकर कोशिका का कंकाल मतलब साइटोस्केलेटन बनाते हैं, जो कोशिका को आकार एवं मजबूती देता है। तो माइक्रोट्यूबुल्स कोशिका के भीतर साइटोप्लाज्मा में अंग मतलब ऑर्गन की गति मोमेंट में सम्मिलित होते हैं। ये रड के आकार की संरचना होती है जो प्रोटीन से बनी होती है और कोशिकाओं को आकार प्रदान कराती है। आगे बात करें तो रिक्तिकाएं। ये भोजन, पानी या कचरे के लिए भंडारण मतलब स्टोरेज का काम करती है। तो कोशिका द्रव्य में जगह जगह पर छोटे छोटे वायु या जल से भरे स्थान पाए जाते हैं। इसमें जल के समान द्रव्य भरा होता है।
यह साइटोप्लाज्म में उपस्थित आवश्यकता से अधिक जल की मात्रा को कोशिका से बाहर निकालने में सहायक है, जिससे जीव द्रव्य में जल की मात्रा नियंत्रित रहती है। आगे बात करें ग्रेन्यूल्स। ये कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे कण होते हैं जो भविष्य के उपयोग के लिए पोषक तत्वों जैसे स्टार्च या वसा को संचित करते हैं। कोशिका में स्थित एक सूक्ष्म संरचना जिसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती कण कहलाती है। कोशिका को धूप में तपने के पश्चात त्वचा की उपकला ऊतक कोशिकाओं में वर्णक के कण प्रकट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ स्रावीकरण भी उत्पन्न हो जाते हैं। अब हम कोशिका के अंगों और उनके उपनामों को देख लेते हैं। ऐसे तो पीछे हम लोगों ने एक एक करके पढ़ा, लेकिन यहाँ सबको एक जगह करके देख लेते हैं ताकि हमें आसानी से याद रहे। तो कोशिका अंग के कार्य और उपनाम। फंक्शन एंड निकनेम ऑफ ऑर्गेनेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसका कार्य एनर्जी प्रोडक्शन मतलब ऊर्जा का उत्पादन करना है, जिसको हम पावर हाउस भी कहते हैं। राइबोसोम की बात करें तो यह प्रोटीन सिंथेसिस करता है, जिसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। लाइसोसोम की बात करें तो डाइजेशन एवं वेस्ट रिमूवल मतलब हमारे भोजन को पचाता है एवं वेस्ट को निकालता है, जिसे हम सुसाइड बैग कहते हैं। गोल्जी बॉडी की बात करें तो पैकिंग एंड शिपिंग मतलब प्रोटीन को पैक करता है और जहां प्रोटीन की आवश्यकता होती है वहां भेजता है, जिसे हम पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं। व्हीकल्स की बात करें तो यह ऊर्जा का स्टोरेज मतलब ऊर्जा को स्टोर करता है, जिसे हम स्टोर हाउस कहते हैं। तो ये हमने कोशिका के अंगक और उनके उपनाम को देखा। तो जब आप नोट्स बनाएं तो इन सबको एक जगह ज़रूर लिखें ताकि आपको याद रहे कि कौन से ऑर्गेनेल्स का क्या काम है और उनके उपनाम क्या हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप क्लास देखने के बाद इसका नोट्स ज़रूर बना रहे होंगे। तो इसके पिछले क्लास में हमने सेल का इंट्रोडक्शन देखा कि सेल की खोज किसने की, सेल का डिफिनेशन क्या है और सेल बनता कैसे है। उसके बाद हमने सेल स्ट्रक्चर को एक एक करके समझा था। तो इस वीडियो में हमने साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनेल्स मतलब साइटोप्लाज्म के अंगक को देखा, जैसे सेंट्रोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, रॉक्ड एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, गोल्जी अपैरेटस, राइबोसोम, लाइसोसोम। इसके बाद हमने सेल स्ट्रक्चर को देखा कि कोशिका लंबी, गोल, आयताकार किसी भी आकृति की हो सकती है। इनका कोई एक निश्चित आकार नहीं होता है, जिसको हम मुख्यतः 3 भागों में देखा। इसके बाद हमने सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को देखा कि सेल मेम्ब्रेन कैसे बनते हैं, सेल मेम्ब्रेन के कार्य क्या हैं। उसके बाद हमने साइटोप्लाज्म को देखा। साइटोप्लाज्म कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ से बने होते हैं, जिसमें हमने कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ को देखा। इस क्लास में हमने साइटोप्लाज्म के साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स को एक एक करके समझा। सबसे पहले हमने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, जिसमें श्वसन के माध्यम से एटीपी के रूप में ऊर्जा का प्रोडक्शन होता है। इसके बाद हमने राइबोसोम को देखा। इसके बाद अंतःप्रद्रव्यी जलिका जो 2 प्रकार के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड रॉक्ड एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसके बाद हमने इन दोनों के बीच डिफरेंस को देखा। इसके बाद गोल्जी अपैरेटस को देखा। हम गोल्जी उपकरण के कार्य के बारे में देखा। उसके बाद लाइसोसोम को पढ़ा।
लाइसोसोम के कार्यों को एक एक करके समझा। उसके बाद हम सेंट्रोसोम एंड उसके कार्यों को देखा। उसके बाद हम माइक्रोट्यूबुल्स एवं माइक्रोफिलामेंट्स को पढ़ा। इसके बाद रिक्तिकाएँ मतलब वैक्यूल्स को देखा। इसके बाद हम ग्रेन्यूल्स को देखा। उसके बाद हम कोशिका अंगक के कार्य और उपनाम फंक्शन एंड निक नेम ऑफ ऑर्गेनेल्स को एक एक करके समझा। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे एक नन्ही सी कोशिका के अंदर इतना बड़ा मैनेजमेंट चलता है। तो इस वीडियो में हमने सेल के दो पार्ट्स सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म को अच्छे से पढ़ा। अगली वीडियो में हम सेल के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट सेल का ब्रेन मतलब न्यूक्लियस को देखेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में न्यूक्लियस के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।